दोस्तों नमस्कार। हम लोग भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ऐतिहासिक विकास क्रम को देख रहे थे। हमने कल इसके पहले वाले लेक्चर में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की विशेषताओं को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपको इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। हमने ये कहा था कि 1853 का भारतीय चार्टर एक्ट होगा, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद का भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाएगा। किंतु 1857 की क्रांति हो जाएगी, विद्रोह हो जाएगा और इस विद्रोह को फिर से न उपजने पाए, उसको एक बार पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो 1857 जैसी क्रांति की, तो इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया और व्यापक स्तर पर परिवर्तन किया गया। आगे चलकर हमने ये कहा था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 होगा, उसमें कुछ और नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ भारतीयों में अभी असंतोष व आक्रोश व्याप्त है। इसी को समाप्त करने की और ताज जो ब्रिटिश सरकार है वह भारतीयों की व राजा महाराजाओं की हितैषी है, यह दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो हमने कहा था कि गैर सरकारी सदस्यों को प्रतिनिधित्व देना शुरू हो जाएगा। तो 1861 के अधिनियम में आपने देखा था कि 6 नए पार्षद को शामिल किया गया था, जिनमें से 4 का भारतीय स्थानीय प्रांतीय सरकारों का चयन होना था। हमने कहा था कि इसी 1861 के अधिनियम से बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा व सर दिनकर राव को भी नामित किया गया था। ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसका एक ही रीज़न है, ब्रिटिश सरकार यह दिखाना चाहती है कि हम आपके या भारतीयों के हितैषी हैं, और अब और दिखाने की कोशिश की जाएगी, और जो भी बदलाव होगा वो परिषद में ही होगा। तो ये 3 आपको क्रम से एक श्रृंखला में ध्यान रखना चाहिए। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। चूँकि ये काउंसिल में परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये तीनों परिषद से संबंधित अधिनियम है। बिल्कुल आपका क्लियर कट आपका स्पष्टीकरण होना चाहिए, आपको स्पष्ट होना चाहिए। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि 1919 का भारत शासन अधिनियम होगा। तो भारत शासन क्यों? 1935 का भारत शासन अधिनियम होगा, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम होगा। तो तीनों को 2 भारत शासन अधिनियम इसके बाद हम लोग देखेंगे, एक 1919 का और एक 1935 का, जो दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम समझ लेते हैं, अगर ये हमारा डिमार्केशन यानी विभाजन हो गया कि ये परिवर्तन इन क्षेत्रों में हो रहा, तो हम एग्ज़ाम में अगर पॉइंट भूल भी जाएं तो कॉमन सेंस लगा के भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को, 1892 को। तो इसमें पहला हमने पीछे ही क्लियर कर दिया कि जो परिषद होगी तो 2 स्तर पर परिषदें थी। 1861 1853 में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी, और हमने कहा था कि 1861 के अधिनियम में 4 प्रांतीय विधान परिषदों का गठन किया जा चुका है। 1862, 1866, 1897, 4 नहीं 3। तो 1862 1862 में बंगाल की, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की और 1897 में पंजाब की।
तो ये प्रांतीय विधानसभाएं थी। अब किया क्या जाएगा 1892 के भारत परिषद अधिनियम में, तो एक भारतीय केंद्रीय विधान परिषद है, एक प्रांतीय विधान परिषद है या विधानसभा है। तो पहला केंद्रीय विधान परिषद या प्रांतीय विधानसभा, दोनों में अभी तक क्या होता था, ब्रिटिश सरकार के सदस्यों की बहुमत होता था। इसमें गैर सरकारी का मतलब है कि यानी गैर सरकारी जब कहा जाए तो इसका मतलब है भारतीय। इसमें भारतीयों को परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन पहली बार क्या होगा कि केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभा दोनों में गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा और इनको संख्या इनकी ज़्यादा की जाएगी। इनकी संख्या क्या की जाएगी, ज़्यादा की जाएगी। केंद्रीय विधानसभा व प्रांतीय विधानसभा दोनों में गैर सरकारी सदस्यों अर्थात भारतीयों को और अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हर हालत में दिखाना चाहती है हम भारतीयों के लिए हितैषी हैं, हितैषी हैं। पीछे भले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कुछ गलत दुराचार किया गया हो, लेकिन ब्रिटिश सरकार या ताज या क्राउन अब कुछ भी भारतीयों के लिए अहितकर ना तो सोचता है और ना ही करने वाला है। तो पहला पॉइंट है कि केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभा में गैर सरकारी सदस्यों अर्थात भारतीयों को और अधिक ज़्यादा संख्या में शामिल किया गया। दूसरा और क्या किया गया, तो जो विधान परिषद होती थी, विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। अब क्या, अब जो बजट पेश किया जाता, हमने कहा था बजट पेश किए जाने की शुरुआत क्या होगी, अध्यादेश पीछे वाले में होगा। 1861 में हमने कहा था अध्यादेश पेश किया जा सकता था, तो बजट पेश किए जाने की शुरुआत इसी अधिनियम 1892 में पहली बार होगी। तो बजट जो पेश किया जाता था उस पर बहस की जा सकती थी और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य कर दिया गया। जो भी उस समय का वो यानी ये अथराइज्ड व्यक्ति होता, उसको प्राधिकृत व्यक्ति होता, उसको यानी मंत्री होता, उसको जैसे आज होता है कार्यपालिका के मंत्री को जवाब देना होता, वैसे भी कार्यपालिका के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते यानी गैर सरकारी सदस्यों या कहा जाए भारतीयों के द्वारा उसका उत्तर देना कार्यपालिका को अनिवार्य कर दिया गया। तो दूसरा क्या परिवर्तन लाया गया, विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। अब बजट पेश किया गया और बजट पर बहस होती थी तथा कार्यपालिका को यह अनिवार्य कर दिया गया कि उससे जो प्रश्न पूछे जाएं उसे उसका जवाब देना होगा। और क्या परिवर्तन किया गया, तो अगला परिवर्तन किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद व बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में, केंद्रीय विधान परिषद व बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से, बंगाल में एक आपका व्यापारियों का यानी उस समय मंडल था, उसी को बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कहा जाता था। तो दूसरा परिवर्तन किया जा रहा, केंद्रीय विधान परिषद व बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किया जाना था। गैर सरकारी का मतलब यहाँ फिर वही है भारतीय। कौन से सदस्य, गैर सरकारी की जब बात आए तो कौन सदस्य शामिल, भारतीय। तो केंद्रीय विधान परिषद व बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किया जाना तय किया गया। और यह नामांकन कौन करता, तो भारत के वायसराय के पास यह पावर दी गई कि वह क्या करेगा, इन सदस्यों का नामांकन करेगा। अगला प्रांतीय विधान परिषद थी, तो प्रांतीय विधान परिषद में क्या किया गया, तो प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को तैनात किया जाता था, जो एक ब्रिटिश व्यक्ति होता था। तो प्रांतीय विधान परिषद के गवर्नर को यह शक्ति दी गई कि वह क्या करेगा, जिला परिषद और नगर पालिका, विश्वविद्यालय, जमींदार और चैम्बर्स ऑफ
कॉमर्स की सिफारिश पर, अगर इसकी सिफारिश आती है तो इन सिफारिश पर वह गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था। तो ये प्रांतीय विधानसभा में पावर किसके पास है? गवर्नर। और गवर्नर जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, जमींदार। जिला परिषद, नगर पालिका, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, जमींदार तथा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर वो क्या कर सकता था? गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति प्रांतीय विधान परिषद का गवर्नर कर सकता था। तो ये सब परिवर्तन किस में लाए गए? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में। अब आपका क्लियर हो गया होगा कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या था। अब कोई भी कन्फ्यूजन न रह गई होगी। अगला हम डिस्कस करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1900। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 तो देखते हैं इसमें क्या क्या सुधार किया गया। तो भारतीय परिषद अधिनियम, ये भी परिषद है क्योंकि हमने कहा 3 परिषद हैं। एक भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और एक हमने लास्ट बताया भारतीय परिषद अधिनियम 1909 909। इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता। तो यहाँ 2 व्यक्ति हैं, मार्ले और मिंटो। तो जो पहला नाम है मार्ले, हमने 1858 के भारत अधिनियम में बताया था कि उसमें क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया, उसके स्थान पर वायसराय पद लाया गया, सृजित किया गया और इसके साथ एक नया पद बनाया गया। उसी को हमने कहा था क्या? भारत के राज सचिव। तो इसमें जो मार्ले पहला नाम है भारत का राज सचिव। मार्ले क्या है? भारत का राज सचिव है। तो जो पहला नाम है मार्ले, ये भारत का राज सचिव, जबकि लॉर्ड मिंटो ये इस समय वायसराय है। तो इस समय चूंकि मार्ले भारत का राज सचिव था और लॉर्ड मिंटो वायसराय था, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने कहा कि इसमें भी जो केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद व प्रांतीय विधान परिषद, इन दोनों में इनमें भी काफ़ी आकार में परिवर्तन किया जाएगा। अभी केंद्रीय विधानसभा जो थी, इसमें सदस्यों की संख्या पहले 16 हुआ करती थी, लेकिन इसे इंक्रीज किया गया। अब कितना कर दिया गया? अब इंक्रीज करके 60 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? केंद्रीय विधान परिषद में अभी तक सदस्यों की संख्या 16 होती थी, उसी को, और ये केंद्रीय विधान परिषद में 16 कब? तो हमने कहा कि ये 16 तय हुई थी भारत शासन अधिनियम 1858 में। 15 व राज सचिव मिला कि 16 होते थे केंद्रीय विधान परिषद में, तो इनकी संख्या 16 से इंक्रीज करके 60 कर दी गई। और इनमें भारतीयों को भी, गैर सरकारी सदस्य की जब बात की जाए तो भारतीयों को भी शामिल किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज़ का कि केंद्रीय विधान परिषद में अभी बहुमत सरकारी सदस्यों का है। बहुमत किसका है? सरकारी सदस्यों का, क्योंकि वही मेन क्या थी? डिसीजन बॉडी होती थी, कानून बनाने की इकाई होती थी। अगर बहुमत में भारतीय आ जाएंगे तो उनका कानून का विरोध होना शुरू हो जाएगा, वो भारत में अपना मनमाना नहीं कर पाएंगे। तो अंग्रेज बहुत होशियार हैं, गैर सरकारी सदस्यों को अभी केंद्रीय विधानसभा में बहुमत नहीं देंगे। बहुमत किसका है केंद्रीय विधानसभा में? सरकारी सदस्यों का। जबकि प्रांतीय विधानसभा में परिवर्तन किया गया और प्रांतीय विधान परिषद में क्या किया गया? इनमें गैर सरकारी सदस्य बहुमत अर्थात 50% से भी ज़्यादा हो सकते थे। प्रश्न ये है क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। अगला क्या परिवर्तन किया गया? अगला परिवर्तन किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद होती थी और दूसरी प्रांतीय विधान परिषद होती थी, इनके चर्चा कार्यों को और ज़्यादा विस्तृत किया गया। अब क्या?
अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता था और बजट पर संकल्प प्रस्ताव लाकर उस पर कटौती भी की जा सकती थी। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बजट पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू किया गया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, लेकिन बजट पर संकल्प लाकर कटौती करने का प्रस्ताव कब रखा गया, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। तो ये चाहे वो केंद्रीय विधान परिषद हो चाहे प्रांतीय विधान परिषद हो, उसके चर्चा कार्यों को विस्तृत किया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प प्रस्ताव रखना इत्यादि को भी कर दिया गया। और क्या परिवर्तन किया गया, तो और परिवर्तन किया गया कि पहली बार होगा कि क्या कि पहली बार किसी भारतीय सदस्य को जो वायसराय की क्या होती थी, वायसराय की व गवर्नर की कार्य परिषद होती थी, यानी प्रांतों में अभी गवर्नर है जबकि भारत स्तर पर वायसराय है। तो पहली बार किसी भारतीय सदस्य को वायसराय व गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का यानी सहमति दी गई, वो एसोसिएशन बना सकता था। और पहला व्यक्ति ऐसा कौन होगा जो वायसराय की कार्यपालिका का प्रथम सदस्य बनेगा, वो होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे व्यक्ति थे जो वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम सदस्य बने। अभी तक कार्यपालिका में किसी को शामिल नहीं किया जाता था। तो वायसराय की कार्यपालिका में प्रथम सदस्य, और इन्हें कौन सा सदस्य बनाया गया था, तो इन्हें विधि लॉ मेंबर या विधि सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, अगर पूछा जाए कि वायसराय की कार्यपालिका में पहली बार किसको शामिल किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या बनाया गया था, तो विधि सदस्य लॉ मिनिस्टर, लॉ मेंबर के रूप में इनको शामिल किया गया था। लेकिन एक अंग्रेजों ने एक क्रूर या घाव करने का काम किया, जो आज भी समय समय पर उसकी आग निकलती रहती है, लपटें उसकी आग से निकलती रहती। ये कौन आपका ऐसा क्रूर काम था, तो ये पृथक सेपरेट निर्वाचन के आधार या पृथक निर्वाचन के आधार पर कम्युनियल रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान कर दिया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी मुस्लिमों को पहली बार क्या होगा, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। अर्थात अब मुस्लिम केवल और केवल मुस्लिम प्रतिनिधित्व को ही मतदान कर सकते थे, और यहीं से हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट डालने की शुरुआत होगी। इस प्रकार जो लॉर्ड मिंटो होगा वो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहलाएगा। तो अगर पूछा जाए कि पहली बार सांप्रदायिकता के बीज कहाँ बोए गए, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में कैसे मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के माध्यम से क्या किया गया, भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत की गई, और लॉर्ड मिंटो को भारतीय सांप्रदायिकता के जनक के रूप में जाना गया। अगला परिवर्तन क्या इसमें लाया गया, इसमें अलग से और प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। प्रेसिडेंसी जो कॉरपोरेशन होते थे, तो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन को और आपका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को और विश्वविद्यालय के सदस्यों को, जमींदारों को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात की गई। तो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स, विश्वविद्यालय व जमींदारों को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 व भारत शासन अधिनियम 1900
1935, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और फिर ये ऐतिहासिक विकास क्रम आपका समाप्त हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और विश्वास बनाए रखिए, आपके एग्ज़ाम में अब क्वेश्चन किसी, चाहे वो IAS PCS या स्टेट या SSC या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, अब आपका जितना डिस्कस कर रहे हैं इससे बाहर इन टॉपिकों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिकतम लोगों को बेनिफिट हो सके। जय हिंद।